हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 29th ऑफ मई एंड 29th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मेरे भाई की शादी है, इसलिए 4-5 दिन वीडियो नहीं आएंगे। क्लियर। अब ये वीडियो रेगुलर आएंगे। हालांकि 1-2 दिन और टाइमिंग में मिसमैच हो सकती है, टाइमिंग मिसमैच हो सकती है, बट आपको वीडियो अब रेगुलर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा फिर से जो नए बच्चे हैं कि सुबह 6 बजे आपको एक करंट अफेयर के एमसी का वीडियो मिलता है। इसके बाद आपको 10 बजे एक न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कराई जाती है, एनालिसिस कराया जाता है और आपको समझाया जाता है प्रॉपर वे में, इजी वे में। इसके बाद 11 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जो भी करंट न्यूज़ है उसको इजी वे में विथ मोशन वीडियो और मोशन पिक्चर के साथ आपको डिटेल में समझाया जाएगा। 12 बजे आपको दिन में एक वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको ये बताया जाएगा इंडेक्स में कि मैंने 10 बजे क्या पढ़ाया शॉर्ट में। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो आप 10 वाले वीडियो को देखिए। 3 बजे मेरा एक वीडियो दिन में 3 बजे, जो कि अल्टरनेटिव पर पॉलिटी का बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। अल्टरनेटिव पर एक वीडियो मिलेगा 3 बजे, जिसमें आपको 20 एमसीक्यू करा जाएंगे रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, जो कि टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ, जिसके ऑलरेडी 28 लेक्चर या 27 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पॉलिटिकल साइंस का एक आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें देख लेना, सारे वीडियो की लिंक दी हुई है। क्लियर। इसके बाद मैंने 70% इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। देखो क्या है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रशिया प्रपोज पीस टॉक विद यूक्रेन। देखो जैसे आप जानते हो कि रशिया और यूक्रेन के वार को 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और इनका खत्म होने को तैयार नहीं है। दोनों कंट्री एक दूसरे को वार से पीस टॉक करने को तैयार नहीं है। इवन सीज फायर डील भी साइन हो चुके हैं कई बार, वो हर बार फेल हो चुकी है। बट अभी रशिया ने प्रपोज किया है कि हम यूक्रेन के साथ वी कैन से पीस टॉक करने को तैयार है। अब ये क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर महाराष्ट्र प्रपोज टू कॉम्बैट करप्शन। देखो करप्शन की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। इस करप्शन को कंट्रोल करने के महाराष्ट्र बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट प्लान निकाले हैं, जो कि सीएम है वहाँ के देवेंद्र फडणवीस, और कौन से डिसीजन लिए वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंकिंग। देखो अभी एक वी कैन से एयरपोर्ट काउंसिल एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के जितने भी एयरपोर्ट हैं इनकी रैंकिंग आई। अब जे हब पॉइंट के बेसिस पर, हब पॉइंट क्या होता है, इवन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सा अपना दिल्ली एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी रैंकिंग क्या है, इवन फर्स्ट नंबर पर क्या है और सेकंड नंबर कौन सा एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में। देन आफ्टर सेंटर रेज एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 14 क्रॉप। जैसे कि अभी मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की, इसमें डिसीजन क्या लिए गए फॉर एनहांसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर विक्रम मिश्री विजिट इन यूएसए। देखो विक्रम मिश्री अभी 3 दिन की विजिट पर यूएसए गए हैं, आज उनकी लास्ट डे है विजिट का। अब उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया है, वहाँ किससे मिले, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। मध्य प्रदेश ने अभी एक मिशन स्टार्ट किया है टू एनहांस दी वुमेन एम्पावरमेंट। अब क्या क्या इसमें पॉइंट लिए गए हैं, क्या क्या फोकस करा जाएगा टू वुमेन एम्पावरमेंट, इवन गर्ल्स पर भी फोकस करा जाएगा, इवन इन्फेंट और एल्ट्रोसेंट जो गर्ल्स हैं उन पर भी फोकस करा जाएगा, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर सोडियम आयन बैटरी। देखो क्या है, जैसे आप जानते हो कि लिथियम आयन बैटरी पर पूरा डोमिनेंस चाइना का है, बट क्या है कि दूसरी कंट्री इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं, जिससे कि चाइना पर हमें डिपेंड ना होना पड़े, जो कि लिथियम आयन बैटरी बनाने में बड़ी आगे है। क्लियर। अब हमारी जो इंस्टीट्यूट है एक बेंगलुरु बेस, वो कौन सा है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसने क्या किया है कि अभी एक नया सोडियम आयन बैटरी प्रपोज करी है। अब इसकी एफिशिएंसी बताऊंगा, इवन आपको बताऊंगा एक कौन से टाइप का है, क्लास क्या है इसका, सब अपन जानेंगे। देन आफ्टर यूएन वॉन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूएन की बॉडी है, उसने अभी क्या प्रपोज किया है, क्या बोला है, पेरिस एग्रीमेंट को नकार दिया है, क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023, ये 2023 में लोकसभा और राज्यसभा प्रपोज किया था। इवन प्रेसिडेंट ने भी इस बिल को असेंट दे दिया है। अब ये बिल क्या है, इसका एम क्या है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं, रशिया प्रपोज नेक्स्ट टॉक ऑन इस्तांबुल विद यूक्रेन ऑन 2 जून। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि रशिया एंड यूक्रेन वार को
3 ईयर से ज़्यादा हो गया है, 3 ईयर से अबव हो चुका है। और दोनों कंट्री, मैं हालांकि रशिया की नहीं बोलता इंडिविजुअली, यूक्रेन भी रेडी नहीं है। यूक्रेन एंड रशिया बोथ आर नॉट रेडी फॉर पीस। इवन इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी कई बार प्रयास किया कि रशिया और यूक्रेन का वार खत्म हो जाए, क्योंकि इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन, इवन ट्रेड जो हो रहा है अमोंग कंट्री, रिसेशन आने की कंडीशन भी हो सकती है और थर्ड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए सारी कंट्री जो वर्ल्ड की हैं वो चाहती हैं कि यूक्रेन और रशिया का वार बिल्कुल खत्म हो जाए, इस समय दोनों कंट्री पीस टॉक कर लें। इवन कई सारे प्लान प्रपोज भी करे गए। इवन रशिया ने अभी 16 मई को, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक सीज फायर डील भी साइन करी थी, जो कि फेल हो गई। रशिया ने अभी तक का सबसे बड़ा अटैक किया था यूक्रेन के पास, क्लियर, जिसमें ये डील भी फेल हो गई। इवन मैं आपको सच बताऊं कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही रेडी नहीं है पीस टॉक करने के लिए, बट दूसरे वर्ल्ड की कंट्रियों के प्रेसिडेंट, इवन प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रेजोल्यूशन निकल जाए, क्योंकि कोई भी कंट्री सपोर्ट ना करे यूक्रेन और रशिया का, कोई बैक ना करे। इवन हमारी इंडिया ने तो साफ साफ मना कर दिया कि वी आर इन द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल कंडीशन, वी आर नॉट सपोर्टिंग टू एनी कंट्री वेदर इट इज रशिया और यूक्रेन। हालांकि रशिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट इंडिया ने मना कर दिया कि जो हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस से जो हमारी पॉलिसी है कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जिसके कारण हमने नाम बनाया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वार, उसी पॉलिसी को हम यूज़ करना चाहते हैं। अभी भी इस पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं, क्लियर। ना ही हम यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे, ना ही हम रशिया का सपोर्ट करेंगे। हालांकि यूक्रेन ने कई बार इंडिया पर ब्लेम लगाया है कि इंडिया सपोर्ट कर रही है रशिया का, बट इसको नकारा पीएम मोदी साहब ने यूक्रेन में विजिट करके। इवन कई सारी मटेरियल और कई सारी हेल्प भी प्रोवाइड करी गई इंडिया के द्वारा यूक्रेन को। हालांकि यूक्रेन ने कभी भी इंडिया को फ्रेंड नहीं माना, हालांकि कई सारे ऐसे प्लान प्रपोज किए थे बिफोर वार कि जो कि इंडिया के अगेंस्ट थे, क्लियर। तो क्या है कि इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि देखो इसको खत्म करिए, आप क्या करिए, पीस टॉक करिए, पीस टॉक, और इवन हम इसको दूसरी लाइन में बोलते हैं सस्टेनेबल पीस सेटलमेंट। सस्टेनेबल पीस सेटलमेंट। देखो क्या होता है, किसी भी कंट्री के बीच में वार होता है तो इसमें इनोसेंट लोग ज़्यादा मरते हैं, क्लियर। तो क्या है, इनोसेंट की कोई गलती नहीं है। हालांकि ये वार तभी से स्टार्ट हो गया था जब क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट है ये रशिया के अंडर चला गया था। अब ये गया कैसे था, हालांकि ये गलत तरीके से नहीं गया था, इसमें रेफरेंडम पास हुआ था। हाँ, क्रीमिया जो पार्ट है यूक्रेन का, नीचे देखना साउथ में एक छोटा सा पार्ट कनेक्ट है यूक्रेन के साथ, बट क्या है वहाँ पर क्या था, मेरी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू यूक्रेन पॉपुलेशन। तो वहाँ पर एक रेफरेंडम पास किया गया। क्या पास किया गया, रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम क्वेश्चन बन है। देखो रेफरेंडम का मतलब है जब किसी भी वोटिंग डलती है पब्लिक में कि पब्लिक किस कंट्री में जाना चाहती है, वो वोटिंग डाला है, अगर जो कंट्री को ज़्यादा वोट डालते हैं उसी कंट्री में वो पार्ट चला जाता है। तो क्रीमिया में भी ऐसे ही हुआ था, वोटिंग डली थी, इवन वहाँ पर रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो इसलिए वो रशिया को वोट ज़्यादा मिले थे, रशिया के फेवर में गए थे और क्रीमिया पार्ट रशिया में चला गया था। तभी से यूक्रेन और रशिया के रिलेशन बिगड़ गए थे। अब ये वार स्टार्ट हुआ और वार को 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, ख़त्म होने को तैयार नहीं है। इवन कई सारी कंट्रियाँ बोल चुके हैं इसको ख़त्म करिए, बट दोनों कंट्री प्रपोज करने को तैयार नहीं है। हालांकि अब रशिया ने प्रपोज किया है कि हम 2 जून को इस्तांबुल में, कहाँ पर, जो कि
टर्की में इस्तांबुल है, यहाँ पर पीस टॉक करने को तैयार है ऑन 2 जून को। हालांकि इसका नाम बोलना गलत है इस्तांबुल का, टर्की का नाम मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस कंट्री ने हमारे पीठ पर पीछे से खंजर घोंपा है। खंजर बोलते हैं जिसको, चाकू बोलते हैं, नीफ बोलते हैं, वो घोंपा है इंडिया के। क्योंकि इंडिया ने जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहला ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन दोस्त, और टर्की की सबसे पहले मदद करी थी। अब इन्होंने क्या किया, जब थोड़ा 14 डेज का चल रहा था, थोड़ा बहुत लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान से, हालांकि इंडिया का डोमिनेंस ज़्यादा था, तो इसी वजह से क्या था, टर्की ने कई सारे ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान को। टर्की और अजरबैजान, इन दोनों कंट्री ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। और मैंने कई बार बताया है कि टर्की क्या करती है, और ये पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री बोल रही है, ये मुस्लिम का खुद सपोर्ट नहीं करती है, ये वो कंट्री है। हालांकि वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको कई बार बता चुका हूँ। क्या है कि अब रशिया ने बोल दिया कि ठीक है 2 जून को हम तैयार हैं सस्टेनेबल पीस सेटलमेंट के लिए विथ यूक्रेन, बट मुझे नहीं लगता कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ये सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब यूक्रेन को रशिया पूरा ख़त्म कर देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता। अब हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे वर्ल्ड की कंट्रियाँ कई सारी ड्रॉबैक में आ रही हैं और कई सारा ट्रेड का डिसरप्शन भी हो रहा है, इवन ग्लोबल इकोनॉमी भी डाउन होते जा रही है इनके वार के चक्कर में। तो ये ख़त्म करना पड़ेगा दोनों कंट्री को। रशिया तैयार हो गई है, बट यूक्रेन का अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसके ऊपर। रशिया ने प्रपोज कर दिया है, इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि रशिया पर ब्लेम लगाया कि रशिया नहीं चाहती कि ये वार ख़त्म हो। इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना है, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड साहब कह रहे हैं कि पीस टॉक से कोई कंक्लूजन निकलेगा, बट रशिया ने प्रपोज कर दिया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि रशिया ने जब भी सीज फायर डील साइन करी थी और ब्रेक कर दी, 16 मई को साइन करी, इवन उसके बाद अटैक कर दिया रशिया ने, सीज फायर टॉक भी खत्म हो गई। क्लियर। अब देखते आगे क्या होता है, वो अपन डिटेल में समझेंगे। देन आफ्टर महाराष्ट्र प्रपोज रिफॉर्म टू कॉम्बैट करप्शन। देखो जैसे आप जानते हो कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस सेकेंड टर्म सीएम बने थे, सेकेंड टर्म सीएम बने थे। क्लियर। हालांकि क्या है, महाराष्ट्र में कई सारे अभी प्रपोज किए प्लान, और एक सबसे बड़ा प्लान किया है कि करप्शन को कैसे भी कंट्रोल करना है, क्योंकि करप्शन कंट्रोल होगा तभी कंट्री में या स्टेट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देन आफ्टर अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। देन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जो प्लान है गवर्नमेंट का, ये भी होगा। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये सारे प्लान को प्रपोज करने के लिए, सारे प्लान को पिक्चर में लाने के लिए, इन सारे पॉइंटों को हमें सबसे पहले महाराष्ट्र को करप्शन खत्म करना पड़ेगा। अब करप्शन खत्म कैसे किया जाएगा, कई सारे कानून से, कई सारे लॉ से ऐसे करप्शन कंप्लीट होगा। इवन इनसे डिस्कस किया गया लव जिहाद के ऊपर, वी कैन से लव जिहाद के ऊपर, कि आपका क्या कहना है लव जिहाद के ऊपर। तो महाराष्ट्र के सीएम ने एक बात बोली कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट जो लव जिहाद के बाद इंटर कास्ट का सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने बोला कि इंटर कास्ट इंटर मैरिज का मैं सपोर्ट करता हूँ, बट उसके बाद जो होता है महिला के साथ जो भी शादी होती है उसकी लव जिहाद के तरीके से, उसके संग जो इन्फ्लुएंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वी आर अगेंस्ट इट। सीएम ने बोला वी आर अगेंस्ट इट, वी आर नॉट अगेंस्ट दी लव जिहाद और अगेंस्ट दी रिलीजन। लव जिहाद में क्या होता है कि मुस्लिम और हिंदू की शादी होती है, महिला हिंदू की होती है, उसके बाद टॉर्चर किया जाता है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट है। तो लव जिहाद के, हालांकि हमारा कोई पेटेंट नहीं है कि हम लव जिहाद के अगेंस्ट लड़ेंगे, समझे मेरी बात को। देवेंद्र फडणवीस का बोला कि हमारा कोई पेटर्न नहीं है कि लव जिहाद के अगेंस्ट लड़ेंगे हम, हमारा ये है कि महिला को एम्पावर करना, मजबूत करना, इवन उनको स्ट्रांग बनाना। इंटरकास्ट मैरिज करो, बट महिला के संग टॉर्चर नहीं होना चाहिए। क्लियर। करप्शन पर बोला। देन आफ्टर इन्होंने कई सारे डेवलपमेंट प्लान प्रपोज किए। डेवलपमेंट प्लान कौन कौन से,
देखो क्या है, ये सबसे पहले महाराष्ट्र क्या कर रही है, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल हब बना रही है, मेडिकल हब एट नवी मुंबई, नवी मुंबई एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस, वी कैन से नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस, ये सिटी है नाम से, क्या है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस, ये सिटी है, इसको नैना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैना, क्लियर, शॉर्ट में एन ए और कुछ है देख लेना आप मेरे हिसाब से, क्लियर। तो नैना का है, नवी मुंबई एयरपोर्ट सिटी है, इसको भी डेवलप करना है। इवन वर्धन एयरपोर्ट जो अभी नया प्रपोज किया गया है, कहाँ पर, पालघर में, पालघर में, ये भी प्रपोज एयरपोर्ट भी बनाना है। इवन डेवलपमेंट अच्छा होगा, यही महाराष्ट्र ने बोला है सीएम ने कि सबसे पहले हम करप्शन को रिड्यूस करेंगे, हमारे इवन ख़त्म करेंगे करप्शन को, जिससे कि ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये सारी एनहांस हो सके हमारे महाराष्ट्र में। क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट की सर्विस जितनी भी वेलफेयर स्कीम है वो हर पर्सन को मिलना चाहिए। अगर करप्शन होगा तो वो सर्विस ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी, वेलफेयर स्कीम नहीं पहुंच पाएगी। इसको पहुंचाने के लिए करप्शन को कंट्रोल करना जरूरी है। और गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस का यही मतलब है कि डिजिटलाइजेशन को एनहांस करना, डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करना, ये मेन मोटिव है इसका। समझ गए मेरी बात को, चलते बनाएंगे। देखो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंकिंग, देखो क्या है कि अभी एयरपोर्ट काउंसिल, एयरपोर्ट काउंसिल एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट रैंकिंग आई है, जो कि रिलेट करती है हब पॉइंट से, एयरपोर्ट हब पॉइंट। अब पहले अपन समझते हैं कि एयरपोर्ट हब पॉइंट क्या होते हैं। देखो एयरपोर्ट हब पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे एयरपोर्ट जो कि कनेक्टिविटी को कनेक्ट करते हैं, ऐसे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट दैट इज हब पॉइंट टू कनेक्ट फ्रॉम different airport to facilitate, we can say, passenger and cargoes। देखो आपको पता होगा कि एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में कई सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि कनेक्टिंग हब है। कनेक्टिंग हम क्या, कि कई सारी कंट्री के एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, डायरेक्ट फ्लाइट है। और हमारे इंडिया में सबसे अच्छा जो डायरेक्ट फ्लाइट कई सारे कनेक्टिंग हब है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। समझे मेरी बात को। अब क्या है कि इस रैंकिंग में बताया गया कौन सा एयरपोर्ट सबसे आगे है कनेक्टिविटी में, देखा जाए हब पॉइंट में। हमारे दिल्ली एयरपोर्ट का भी नाम आया इस रैंकिंग में और टॉप 10 में आई है। क्या, टॉप 10 अमोंग बेस्ट एयरपोर्ट में आई है, जो कि हब पॉइंट है। देखो सबसे पहली रैंकिंग है किसकी, देखते हैं पहले अपन। सबसे पहली रैंकिंग है सिंगाई पोडुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकंड कौन सा है, सेकंड है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहां पर है, कतार में है। समझे। और 10 रैंक में आया हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो रैंकिंग का मतलब नहीं है, आप बस ये याद रखना
कि हब पॉइंट, जो एयरपोर्ट हब पॉइंट क्या होते हैं, आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि एयरपोर्ट हब पॉइंट क्या होते हैं। ऐसे एयरपोर्ट जो कि कई सारे डिफरेंट एयरपोर्ट को कनेक्ट करते हैं, इवन टू फैसिलिटेट द कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। याद रखोगे, इतनी बात याद रखना। और थोड़ी रैंकिंग याद रखना कि हमारा इंडिया का भी एक एयरपोर्ट है जो कि टॉप 10 में है अगर कंपेयर किया जाए एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के एयरपोर्ट से। समझो मेरी बात को। चाइना का नंबर 1 है सिंगाई पोडुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड नंबर पे है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतार में है, और 10 नंबर पे है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखोगे। देखो आप, इंदिरा गांधी कितना प्यारा एयरपोर्ट है। इवन मैं भी यहाँ पर 3-4 घंटे स्टे करा था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी जो कि स्टॉपेज था दिल्ली में, चंडीगढ़ जा रहा था मैं। तो क्या है कि यहाँ पर बड़ा ही मतलब अच्छा फील हुआ मुझे। हालांकि अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और इवन तारीफ लायक भी है। कभी आप जाओ, अगर गए हो तो आप भी खुद जानते हो कि कितना अच्छा एयरपोर्ट है। चलते अपन आगे। देखो सेंटर रेस एमएसपी, एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? देखो दोस्तों, क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है, जैसे आप जानते हो कि गवर्नमेंट कई सारी फार्मर से क्रॉप खरीदती है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है जब क्रॉप उगने से पहले गवर्नमेंट प्रपोज कर देती है कि हम इतने प्राइस में एमएसपी पर खरीदेंगे आपकी क्रॉप, आप तो उगाइए। अगर कम होता है पैसे भी तो भी उतनी प्राइस पर खरीदेंगे, बढ़ेगी प्राइस, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने पहले ही जो हमारी ग्रो होने से पहले आपकी क्रॉप को पहले ही प्राइस प्रपोज कर दी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कि चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, चेयर बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। क्लियर? ये चेयर करी थी इस मीटिंग को, कमेटी को। अब इस कमेटी में डिसाइड किया गया कि 14 क्रॉप की एमएसपी को एनहांस करा जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, जिससे क्या होगा? फार्मर को बेनिफिट मिला है, फार्मर को बेनिफिट मिलेगा। इवन उगाने से ही पहले उन्हें पता चल जाएगा कि प्राइस एनहांस कर दिया है। हालांकि मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगा कि कितनी प्राइस एनहांस करी है, कितनी था कुंटल के हिसाब से, एक कुंटल की कितनी प्राइस थी लास्ट ईयर, और 2025 एंड 26 में कितनी प्राइस रहने वाली है, ये भी आपको बताऊंगा। समझो मेरी बात को। देखो क्या है, अब इसे याद रखना, इसमें दूसरा डिसीजन निकालिया, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इसको कंटिन्यू रखा। अब ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है? देखो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है कि जैसे मानिए किसी फार्मर को लोन चाहिए होगा, तो वो बैंक से इस स्कीम के जरिए लोन ले सकता है विथ सस्ते इंटरेस्ट रेट से। जैसे मानिए 4% मिल रहा है उनको, तो उसमें और गवर्नमेंट सपोर्ट करके उसको 2% के इंटरेस्ट के हिसाब से लोन मिल जाएगा। तो यही है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब इंटरेस्ट को कम करना। समझे मेरी बात को। इसको कंटिन्यू करने का बोला है गवर्नमेंट ने, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर में पीएम मोदी ने डिसाइड किया है। समझे मेरी बात को। अब कितनी हुआ है? देखो अगर देखा जाए तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो कि बरसात में उगती है खरीफ क्रॉप। हालांकि बरसात अब स्टार्ट हुई, तभी तो मैंने बोला आपसे कि एमएसपी पहले ही प्रपोज कर दी जाती है उगाने से पहले ही गवर्नमेंट। अब प्राइस बढ़े घटे वो मैटर नहीं करता, बट उसी प्राइस पर खरीदा जाएगा। क्लियर? हालांकि अब कई सारी स्टेट में प्लान चल रहे हैं कि जिसमें क्या होता है कि अगर मानिए क्रॉप की प्राइस बढ़ गई और एमएसपी कम है, तो गवर्नमेंट उसका जो डिडक्शन होता है, जो भी है मार्जिन है, वो फार्मर के उसमें डाल देगी, क्योंकि अकाउंट में। तो उससे क्या होता है कि फार्मर का भी लॉस नहीं होता है, फार्मर को हर तरह से बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि किसान है तो इंसान है। क्लियर? फार्मर हमारी लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है इंडिया के अंदर। और खरीफ क्रॉप का देखा जाए तो 50% शेयर है इसका इन फूड ग्रेन,
जितने भी फूड ग्रेन उगते हैं उसमें खरीफ क्रॉप का 50% शेयर है। अगर देखा इंडिविजुअली तो रागी क्या पहले 2024-25 में 4,290 में खरीदा जाता था पर क्विंटल एमएसपी, बट इसको बढ़ा के 4,886 कर दिया। 13.89 इंक्रीज किया है परसेंटेज, 13.89% इंक्रीज किया है। देखते हैं ज्वार को 9.73 इंक्रीज किया, निगर सीड्स 9.411, सोयाबीन 8.91% इंक्रीज किया, कॉटन 8.27% इंक्रीज किया, मेज 7.87 इंक्रीज किया, कॉटन 7.83, ग्राउंडनट, ऐसे ही सारे प्रपोज किए गए। पॉज करके देख लीजिए आपको कौन से प्रपोज करा है, कितना परसेंटेज एनहांस करा है, ये आपको याद नहीं करने हैं। बट इतना याद रखना कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर में एमएसपी बढ़ा दी है 2025 और 26 के लिए, जिससे कि फार्मर को बेनिफिट मिलेगा। इवन उसकी जो रेगुलर बेसिक असेंशियल नीड है वो भी पूरी हो जाएगी अगर उसको अच्छा प्राइस मिलेगा तो। क्लियर, यही कहानी है। चलते बनाएंगे। दो डिसीजन लिए गए, एक तो कंटिन्यू ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसमें कि फार्मर अगर लोन लेता है तो उसको सस्ते इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा बैंक से, समझे। दूसरी खरीफ क्रॉप और 14 क्रॉप की प्राइस एनहांस कर दिया है। क्लियर, चलते बनाएंगे। विक्रम मिश्री मीट विथ यूएस अंडर सेक्रेटरी, देखो क्या है, जेफरी कैसलर, ये कौन है, यूएस के अंडर सेक्रेटरी है। और हमारे विक्रम मिश्री ये कौन है, ये है फाइनेंस सेक्रेटरी, वो सॉरी फॉरेन सेक्रेटरी, सॉरी मेरे फाइनेंस नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी, ये है फॉरेन सेक्रेटरी। और ये अभी यूएस गए हैं, 27 मई से यूएस गए थे और 29 मई तक, आज तक यूएसए में रहेंगे। और यूएसए के साथ जो कि ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है उस पर डिस्कस चल रहा है। क्लियर, इंडिया का, क्योंकि इंडिया को भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नहीं बख्शा था। इवन इंडिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ द यूएसए। 26% टैरिफ इंडिया पर भी प्रपोज किया था। हालांकि 90 डेज का रिलीफ दिया था कि कई सारी कंट्री पर जो कि टैरिफ इंपोज किया गया है उन सभी नेगोशिएट कर ले यूएसए के साथ। क्लियर, इंडिया सबसे पहली कंट्री थी टू स्टार्ट द नेगोशिएशन विद द यूएसए। क्लियर, हालांकि विक्रम मिश्री गए हैं किससे, यहां पर यूएसए। इनका दो मोटिव है, क्या मोटिव है, देखते हो, क्रिटिकल मिनरल पर डिस्कस करना एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब देखो, जैसे आप जानते हो कि क्रिटिकल मिनरल पर चाइना का डोमिनेंस है। किसका डोमिनेंस है, चाइना का फुल डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल पर। अब क्या है, क्रिटिकल मिनरल फुल डोमिनेंस तो है इसका, बट क्या है कि इंडिया चाहती है, यूएसए चाहती है कि इसका डोमिनेंस कम किया जाए। हम भी ऐसा कुछ खोजें क्रिटिकल मिनरल के लिए कि चाइना हमारे ऊपर डोमिनेंस ना कर पाए, इन्फ्लुएंस ना कर पाए इन बायोटेक्नोलॉजी और दी क्रिटिकल मिनरल, क्योंकि चाइना क्रिटिकल मिनरल को वेपनाइज कर सकती है। क्या कर सकती है, वेपनाइज कर सकती है। इस वजह से वो चाहती है इंडिया और यूएसए कि कंट्रोल किया जाए। समझे मेरी बात को। तो क्या है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कौन सी, देखो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, ड्रोन, ये कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं और क्रिटिकल मिनरल पर डिस्कस हुआ। देखो, जैसे आप जानते हो कि हमारे मोदी साहब फरवरी 2025 में यूएसए गए थे। कहाँ गए थे, फरवरी 2025 में मोदी साहब यूएसए गए थे। क्लियर, मोदी साहब यूएसए गए थे और यूएसए में इन्होंने एक डील साइन करी थी जिसको बोलते हैं यूएसए इंडिया कॉम्बैक्ट। क्लियर, अब देखो कॉम्बैट का फुल फॉर्म क्या है, कैटलाइजिंग ऑपरेशन फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एंड एक्सीलरेशन कॉमर्स एंड
टेक्नोलॉजी, ये डील साइन हुई थी। इसका मेन मोटिव क्या था कि ट्रेड डायलॉग को एनहांस करना, ट्रेड डायलॉग यूएसए और इंडिया के बीच में ट्रेड डायलॉग को एनहांस करना। इवन इंडिया बिकम अ फर्स्ट कंट्री टू नेगोशिएट विद द यूएसए ऑन टैरिफ इशू। समझो मेरी बात को, इवन अभी इंडिया भी रेडी हो गई है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प साहब को फार्मर का बड़ा सपोर्ट है, यूएसए के फार्मर का बड़ा सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रम्प साहब को। तो इसी के साथ क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कई सारे इंडिया से प्रपोज किया कि जो आप टैरिफ लगाते हो हमारे यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर वो कम करिए। इवन इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर रिडक्शन ऑफ द टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द यूएसए, बिकॉज इंडियन फार्मर का लॉस होगा, इवन यूएसए कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डंप भी कर सकती है जिससे हमारे फार्मर को लॉस होगा। इवन इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन मैनी फूड ग्रेड, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है और एक्सपोर्ट भी करती है, क्लियर। बट हालांकि इंडिया अब रेडी हो गई है, कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ रिड्यूस कर देगी। इवन इंडिया इज अलाउ टू यूएसए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट ऑफ द इंडिया। समझे मेरी बात को, समझे। अब ये कहानी है पूरी, समझे। ये डिस्कस हुआ है ट्रेड डायलॉग पर, ये नेगोशिएट चल रहा है। इवन हमारे जो पीयूष गोयल साहब कॉमर्स मिनिस्टर है ये भी गए थे, वो अलग कहानी है। इवन विक्रम मिश्री गए हैं, तो ये डिस्कस हुआ है कि भाई क्रिटिकल मिनरल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर दोनों कंट्री काम करेगी। इवन जो चाइना डोमिनेंस बना के रखी है उस पर कंट्रोल करेगी। चलते अपन आगे। देवी अल्लाह नारी सशक्तिकरण मिशन। देखो मध्य प्रदेश के सीएम आप जानते होंगे कौन है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम है। अब मोहन यादव ने अभी एक मिशन स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। इसका मेन मोटिव है वुमेन एम्पावरमेंट। क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। अब इसमें 5 पिलर पर फोकस किया है। 5 पिलर याद रखना। कौन कौन से? एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन 5 चीजों पर फोकस किया है मध्य प्रदेश ने, क्योंकि क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा इशू है मध्य प्रदेश के अंदर। तो क्या है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए हालांकि मध्य प्रदेश में कई सारी इंडिविजुअल स्कीम चल रही है, बट इन सभी को कोलैबोरेट करके देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन स्टार्ट किया, जिसका मेन मोटिव है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके 5 पिलर हैं। एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेफ्टी। ये 5 पिलर याद रखना, जिसका मेन मोटिव है जिससे वुमेन एम्पावर होगी। अब इसके अंदर कई सारे हैं। देखो मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर सेक्स रेशो देखा जाए बर्थ पर तो 2023 और 24 में 929 था पर 1000 मेल, क्लियर। बट 2028-29 में इंक्रीज करके ये 5 पॉइंट इंक्रीज करना है, क्लियर। 2028-29 में, क्लियर। एजुकेशन देखा जाए तो 29.3% वुमेन अचीव 10 और मोर ईयर ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखो 2023 और 24 में हमारे यहाँ पर अगर एट प्रेजेंट देखा जाए मध्य प्रदेश में तो 2019 और 21 में जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसमें बताया था कि 29.3% वुमेन है जो कि 10 साल और उससे ज़्यादा एजुकेशन पूरी करती है। बट 2028-29 में ये इंक्रीज करना है बाई 10 ईयर बाई 5% इंक्रीज करना है। देन हेल्थ का देखा जाए तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 173 पर लैख पॉपुलेशन थी। 173 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? जब बच्चे को वीकेंड से बर्थ देने के बाद माँ मर जाती है, वो मोर्टेलिटी है। हालांकि इसको रिड्यूस करना है 10 पॉइंट और कितना 2028-29 तक 10 पॉइंट और रिड्यूस करना है, मतलब 163 करना है 2028-29 तक, क्लियर। ये पॉइंट है। देन आफ्टर क्राइम अगेंस्ट वुमेन अगर देखा जाए तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2022 में 78.8 पर लैख क्राइम अगेंस्ट वुमेन था, बट इसको 5% रिड्यूस करना है 2028-29 तक। चाइल्ड मैरिज देखी जाए
तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के हिसाब से 23.1% वुमेन मैरिड करती हैं 18 साल से कम एज की एमपी के अंदर, बट इसको भी रिड्यूस करना है बाई 5% इन 2020-29 तक। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो देखो, अगर देखा जाए तो लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आती है 44% है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब इसको बढ़ा के 3% करना है, वी कैन से 47% करना है 2028-29 तक। याद रखना ये सारे पॉइंट है जो कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉइंट याद कर लेना बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हालांकि करंट इशू तो याद कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हालांकि आगे की मत सोचो वो अचीव होता है कि नहीं होता वो अलग बात है, बट अभी करंट का इशू याद कर लेना आप। चलते हैं सोडियम आयन। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि लिथियम आयन बैटरी, बताता हूं आपको। देखो लिथियम आयन बैटरी क्या है, लिथियम आयन बैटरी ये किस किस कॉम्बिनेशन का है? देखो निकेल इसमें यूज करी जाती है, वी कैन से निकेल, कॉपर और लिथियम, इससे बनती है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम क्या है? एक लिथियम क्रिटिकल मिनरल है। ये सारे क्रिटिकल मिनरल हैं जो कि बता रहा हूं, निकेल, कॉपर, लिथियम, ये सारे क्रिटिकल मिनरल हैं। और इस पर क्या है कि चाइना का डोमिनेंस है। क्या है? चाइना का डोमिनेंस है। चाइना की चाहती है कि इस पर डोमिनेंस कैसा है, इवन कई सारी कंट्री बोल रही हैं कि चाइना इसको वेपनाइज भी कर सकती है। बट क्या है कि दूसरी कंट्रियों को भी अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ऑयल खत्म होते जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। इवन इंडिया भी कई सारा फोकस कर रही है। अब हमारे इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु बेस्ड, जिसका नाम है, मैं आपको बताता हूं, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट एडवांस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, अंडर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, एन ऑटोनॉमस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया है, अभी एक नई बैटरी की खोज करने जा रही है, किसको बोलते हैं, सोडियम आयन नियॉन बैटरी। अब देखो सोडियम बैटरी तो पहले से ही थी, सोडियम आयन बैटरी, बट नियॉन भी जोड़ दिया इसके अंदर, क्योंकि क्या है इसके अंदर दो चीज करी है। क्या करा है? सबसे पहले क्या करा है इसके अंदर, केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर दिया है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, नैनो टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री। हालांकि सोडियम आयन बैटरी थी वो कॉस्टली थी अगर कंपेयर किया जाए लिथियम आयन बैटरी से। इवन लिथियम आयन बैटरी इज मोर एफिशिएंट देन सोडियम आयन बैटरी, बट इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करने के बाद इसकी एफिशिएंसी एनहांस हो गई है। अब क्या है, सोडियम आयन बैटरी है, इसमें एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है, एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है। और इसकी बोला जा रहा है कि जो सोडियम नियॉन बैटरी बनाई गई है, सोडियम आयन नियॉन बैटरी जो बनाई गई है, इसकी एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो 80% चार्ज हो सकती है इन 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर ये 80% चार्ज हो सकती है सिर्फ 6 मिनट के अंदर। इवन इसका देखा जाए तो 3000 चार्जिंग साइकिल है, मीन्स
3000 बार इसको चार्ज कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, देन आफ्टर इसकी लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाएगी। समझे मेरी बात को? तो ये बड़ा ही इनिशिएटिव है इवन चाइना को एक बड़ा जवाब देने के लिए, क्योंकि चाइना क्रिटिकल मिनरल को वेपराइज कर सकते हैं। इवन लिथियम हमें न देने से, क्रिटिकल मिनरल देने से मना कर देता है यूएसए को। इवन इंडिया को भी कई बार धमकी दी है कि हम आपको क्रिटिकल मिनरल नहीं देंगे, बट इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, हमारी कंट्री में एक से एक साइंटिस्ट है और कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालेंगे, और उन्होंने निकाल दिया। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट एडवांस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखोगे, याद रखोगे, ये याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलते बनाएंगे। यूएन वॉन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो आप जानते हो कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट जिसमें बोला गया था, डिसाइड करा गया था कि ऑल कंट्री या ग्लोबली ऑल कंट्री कंट्रोल 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो प्री इंडस्ट्रियल लेवल। समझिए मेरी बात को? ये बोला गया ऑल कंट्री कंट्रोल 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अब ये क्या है भाई? अब ये क्या है कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला है कि कंफर्म किया है कि 70% चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं कि 2025 से लेकर 2029 तक टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस को रीच कर देगा, इवन ब्रीच कर देगा 1.5 डिग्री सेल्सियस 2029 तक। क्योंकि 2023 एंड 24 में हीट इतनी रही है, इवन मुझे तो लगता है कि 2025 में भी इतनी गर्मी पड़ी है कि लोगों को कंट्रोल नहीं हो रहा है। इवन इतना पसीना आ रहा है लोगों को, इतना पसीना आता है, इवन मुझे भी ज़्यादा पसीना आता है, तो मैं भी इसको जूझ रहा हूँ गर्मी से। इवन परसों जब मैं बारात में था अपने भाई की, तो इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी, इवन मेरी शर्ट पूरी गीली हो गई थी, फिर मुझे दूसरी चेंज करना पड़ा। अब वो एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, डांस भी एक एक्सरसाइज है डांस के, क्योंकि खुशी का माहौल है, खुशी के माहौल में आदमी सब करता है। क्लियर? तो वही बात थी, गर्मी पर विचट रूप की गर्मी है, बड़ी खतरनाक गर्मी पड़ रही है। इवन सभी को एडवाइस करना चाहूँगा कि इस गर्मी में अब तो ख़त्म होने वाली है, बरसात स्टार्ट होने वाली है, पर बरसात के बीच में बरसात भी रेगुलर नहीं बरसती है, वो भी गैप लेती है। इस गैप में आप घर में ही रहें, धूप में बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि आपको कई सारी बीमारी भी हो सकती है। ये गर्मी बड़ी गंदी कंडीशन है। इवन रात में भी दिन जैसा माहौल है, रात में भी दिन जैसा माहौल फील हो रहा है, तो इस गर्मी से बचें। इवन कई सारी सिटी है वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, जैसे मध्य प्रदेश में एक सिटी है इंदौर सिटी, इंदौर सिटी में हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो मौसम का इंदौर के लोग बाग लेते हैं। चलते अपन आगे। देखो ये बोला है इंटरनेशनल मॉनिटरी मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कि 70% चांसेस है कि 2025 से लेकर 2029 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा ग्लोबली और कंट्रोल नहीं होगा। इवन जो पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि 2% डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए बिलो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, कंट्रोल करना है। हालांकि इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस बाद में कर दिया था, बट वो नहीं अचीव हो पाएगा। ये इंटरनेशनल मॉनिटरी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है। समझे? समझे? IMD IMO कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? चलते बनाएंगे। देखो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2025। देखो क्या है कि 2023 में लोकसभा एंड राज्यसभा से एक बिल पास हुआ था जिसका नाम है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023। इवन इसको प्रेसिडेंट का भी असेंट मिल चुका है, प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल चुका है। इवन ये बिल
कानून एक्ट बन गया है, बिल्कुल बन गया है, क्लियर। हालांकि ये लॉ बन गया है अब इसमें क्या है, देखो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इंटर सर्विस मतलब है कि हमारी जो थ्री फोर्सेस हैं, थ्री फोर्सेस कौन कौन सी, थ्री फोर्सेस कौन कौन सी हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों कोऑर्डिनेट करके काम करें, क्लियर। जैसे हमारे यहाँ पर जो कमांडर इन चीफ होता है, कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांडर, ऑफिसर इन कमांडर, इनको ऑथोरिटी दी है कि ये इंटर सर्विस पर कमांड करेंगे, इवन डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे, डिसिप्लिन, क्योंकि आर्मी हमारी डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस करती है एज कंपेयर टू अदर आर्मी, क्लियर क्लियर। क्योंकि पुलिस फोर्स में इतना डिसिप्लिन नहीं है, बट आर्मी के अंदर बड़ा ही डिसिप्लिन है। हमारी इंडियन आर्मी में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम दूसरी कंट्री को कैसे हराएंगे, क्लियर। आपको हर ऑर्डर मानने पड़ेंगे, ये रूल है आर्मी का, क्लियर समझे। तो इसी को डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आर्मी में इवन इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए और बोल्स्टरिंग, मजबूत करना, एफिशिएंसी इन वर्किंग ऑफ इंटर सर्विस, याद रखना, क्लियर। इंटर सर्विस तीनों फोर्स कमांड करके रखे हैं, कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन चीफ को, ऑफिसर इन कमांडर को पूरी पावर दे दे कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, इस एक्ट के अंदर ये बताया गया है। हालांकि ये हिंदू में आया था, न्यूज़ आई थी, तो मैंने ये बिल आपको समझा दिया है। इसका यही है, अनिल चौहान जी का नाम याद रखना आप, बिल्कुल अनिल चौहान। कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अनिल चौहान कौन सी पोस्ट पे है। अब मैं नहीं बताऊंगा अनिल चौहान कौन सी पोस्ट पे है, मैंने इसका इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है, एडिटोरियल सेक्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिए, क्लियर क्लियर। तो इसी के साथ ये भी देखते हैं, ये न्यूज़ पूरी कंप्लीट हो गई, देखते हैं बनाएंगे और। तो इसी के साथ 29 मई के करंट अफेयर मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए, क्लियर। अब आपको रेगुलर न्यूज़ मिलेगी और रेगुलर वीडियो मिलेंगे, बट सुनो अभी 1 या 2 दिन और मिसमैच हो सकते हैं टाइमिंग पर वीडियो मिलेंगे आपको रेगुलर। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।